नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। आज संसद की चौखट के समीप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारे पास खास मेहमान हैं। हिंदुस्तान समाचार के शीर्ष पत्रकार रहे विजेंद्र रावत जी, जो यमुना घाटी से है, जिन्होंने हिमाचल से लेकर दिल्ली के विकास की डगर देखी और उत्तराखंड की बदहाली देखी। हमारे पास हैं दिल्ली नगर निगम के निर्माण समिति के चेयरमैन रहे जगदीश मंगाई जी, जो देश के चिंतक भी हैं, प्रसिद्ध चिंतक, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मदन लाल खुराना जी के साथ काम किया और यहाँ दिल्ली को संवारने सजाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के भी ध्वजवाहक हैं। आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड 26 साल में प्रवेश कर चुका है। अब की बार फिर वही सरकार या परिवर्तन की नई धार या उत्तराखंड का होगा कैसा बेड़ा पार। विजेंद्र रावत जी, आप दिल्ली और हिमाचल की वादियों में घूमने के बाद उत्तराखंड में जो लंबे समय से आप यमुना घाटी में निवास करते हैं, उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी घाटी है जो अपने संसाधनों से परिपूर्ण है, जहाँ पलायन कम है, जो हिमाचल के साथ होने के साथ ही वहाँ विकास की नई डगर है जो अन्य क्षेत्रों में अछूता है। विजेंद्र जी, आपने 26 साल में उत्तराखंड को किन आशाओं से देखा था और आज आप क्या पा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड जब बना था तब इसका बजट कुछ ही 1000 करोड़ था, 4000 करोड़, 5000 करोड़ था। आज 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट चला गया। बजट में बढ़ोतरी हुई है, खर्चे में बढ़ोतरी हुई है, बाहर से आने वाले बड़े बड़े भू माफियाओं में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 26 सालों में जो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है, पहाड़ के जिन स्कूलों से आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे, वो स्कूल बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूल जो रीढ़ होती थी वहाँ के गरीबों के, वहाँ के गांव वालों के, वहाँ के किसानों के, वो स्कूल बंद हो रहे हैं। लगातार पलायन बढ़ रहा है और गांव की संख्या बढ़ रही है। अब आप अगर बजट के हिसाब से कीजिए तो पूरा पहाड़ का इतना गुना बजट बढ़ गया है, तो आप विकास का कौन सा पैमाना आप मानते हो? और अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, स्कूल बंद हो रहे हैं। जब स्कूल बंद होता है तो उसके साथ साथ जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको माँ बाप कस्बों में ले आते हैं। उससे क्या हो रहा है, गांव बंजर पड़ गए, वो वापस नहीं जाते, फिर वो बेचारे मजदूरी कर लेते हैं। जो गांव में खेती किसानी करते थे उनको किसानी भी बंद हो गई है। तो जब स्कूल बंद होते हैं, कुछ सरकारी स्कूल, तो पलायन होके वो कस्बों में आ गए, नीचे छोटी छोटी जगह पे। और उसके साथ दूसरा कांड ये हुआ बड़ा भारी कि ज़मीनें जो उनकी बंजर थी, अब क्या करेगा बच्चे? जब अपने बच्चों को पढ़ाएगा, नीचे कस्बे में लिया, कहाँ से पैसा लाएगा? तो बंजर खेतों के लिए दिल्ली, बॉम्बे, हिमाचल, बाहर से लोग आ गए हैं, जिन्होंने सस्ते दरों पर लीज पे वो ज़मीनें ले ली। 500 रुपये नाली, 1000 रुपये नाली, आगे बढ़ गए, अब 2000 रुपये नाली तक पहुँच गए। वो सारी ज़मीनें उन्होंने लीज ली, 30-35 साल की लीज, जिसमें 2 जनरेशनें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर एक बार जनरेशन बाहर आ गई, वापस नहीं जा सकती हो। तो जाने अनजाने में उनका कब्जा हो गया है। और बड़े बड़े लोग, आपके बता दूं कि पहाड़ की जो ज़मीनें बिक रही हैं उसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि ज़मीनों, क्योंकि पैसा है इसमें सारे, आप अगर किसी को बाहर के किसी को भूमाफिया को आप पूछेंगे तो किसी मंत्री का दोस्त होगा, किसी विधायक का दोस्त होगा, जिनके थ्रू वो लीज़ की ज़मीनें ले रहे हैं और लीज़ कर रहे हैं। तो ये है। अब आप बजट के हिसाब से देखिए तो पहाड़ का उद्धार हो रहा है, पहाड़ का खूब बजट पैसा हो रहा है। और पलायन के हिसाब से देख रहे हो तो पहाड़ नीचे सरक रहा है और वहाँ दूसरे लोग जा रहे हैं, हिमाचल के लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोग जा रहे हैं। बंदा हमारा इलाका, जिसको आप यमुना घाटी कहते हैं, इस समय सबसे कम पलायन हुआ। लेकिन एक ही अरोरा बर्दस ने 5000 नाली ज़मीन 4 गाँव में ले ली है। वो बॉम्बे के बड़ा एग्रीकल्चर का काम करते हैं और उन्होंने वहाँ बागवानी शुरू कर दी। हमने मुख्यमंत्री से, मेरी 3 बैठकें हो गई है मुख्यमंत्री से। मैंने कहा, महाराज, वहाँ के स्कूलों में जब आप भी पढ़ते थे तो कृषि होता था। हमने कहा कृषि और बागवानी शुरू कर दीजिए। लड़का
पैदा होते ही जब से दर्जा 1 में होगा अपने गांव में कुछ कर रहा होगा, अपने खेतों में कर रहा होगा, जब वो नंबरों से जुड़ेगा वो कुछ प्लांटेशन कर रहा होगा। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, जितने वहाँ के कृषि विभाग में काम करते हैं उन्होंने कहा उनको स्कूलों से जोड़ो, जो वहाँ के प्रगतिशील किसान स्कूलों से जोड़ो। जब तक लड़का इंटरमीडिएट में जाएगा, 12वीं क्लास में पढ़ेगा, तब तक वो 5, 10, 20 हज़ार रुपये अपने घर में कमा रहा होगा। ये इस प्रकार की निराशा भरी बातें जो यथार्थ है वो बात कर रहे हैं देश की वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र रावत, जिन्होंने एक सपना देखा था कि उत्तराखंड को कैसे ठीक है। अब हमारे साथ हैं दिल्ली की, जहां विकास, दिल्ली देश में पर कैपिटल इनकम में सबसे आगे वाला राज्य है। वहाँ के विकास में किस ढंग से आगे बढ़े और किस ढंग से उत्तराखंड के सपना देखा था। आप जगदीश महंगाई जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के साथ साथ देश के चिंतक, प्रख्यात लेखक और समाज सेवी हैं, वो बताएंगे कि इस प्रकार के जो एक सपना देखा था, एक आशा देखी थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए, उन्होंने शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में वो अध्यक्ष थे और महंगाई जी महासचिव थे। किस प्रकार से एक सपना देखा था पहाड़ के लोगों का अपने स्वाभिमान के लिए, अपने उस विकास के लिए। खासकर जब मुलायम सिंह को जो मुजफ्फरनगर कांड में उत्तराखंड के सम्मान को रौंदा गया, उसके बाद उत्तराखंड के मान सम्मान और वहाँ के विकास को जिस ढंग से जमींदोज वहाँ की सरकारें द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में महंगाई। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि आज राज्य बने 25 साल हो गए हैं, तो 25 साल में हम कहाँ खड़े हैं। आज भी अगर हमने राज्य मांगा था या राज्य के लिए आंदोलन किया था, इसलिए किया था कि राज्यों के हितों का फैसला लखनऊ और दिल्ली से ना हो। राज्य के हितों का फैसला, राज्य में रहने वाले पहाड़ के लोगों का फैसला, उनके विकास की योजनाएं, उनकी चिंताएं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए पहाड़ में एक व्यवस्था, एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसीलिए अलग राज्य की कल्पना की थी। लेकिन जब अलग राज्य बन गया तो स्थिति ये बनी कि सबसे पहले तो जो राज्य बनने के बाद एक नियम है, सदाबहार नियम, देश में और भी जगह राज्यों का बंटवारा हुआ, वो ये हुआ कि जो राज्य की भूमि जिसके क्षेत्र में आई वो उसकी होती है, जो संसाधन, जो प्रशासनिक अधिकार जिस राज्य की भूमि का सीमा में आते हैं वो उसके हिस्से में आते हैं। लेकिन ऐसा उत्तराखंड के साथ नहीं हुआ। उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, उसमें शरारत हुई और उत्तराखंड के पानी के अधिकार नहीं मिले, उत्तराखंड की सिंचाई क्षेत्र के अधिकार नहीं मिले, उत्तराखंड की भूमि के पूरे अधिकार नहीं मिले, उत्तराखंड के वित्तीय अधिकारों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा रहा और आज भी 25 साल बाद भी स्वाधिकार के लिए उत्तराखंड छटपटा रहा है। सबसे पहले बात तो ये है कि जो सिंचाई की भूमि है, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे जहाँ भी हो, वो आज भी उत्तर प्रदेश शासन के पास है, राजस्व भी उनका। लेकिन अगर वहाँ पर जो है एनक्रोचमेंट होता है या वहाँ पर कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए गाली खाने का काम करता है उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। इसी प्रकार जो है आवास विकास की जो भूमि थी वो आज तक उत्तराखंड को ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसी प्रकार पेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, इसी प्रकार और सारी योजनाएं ऐसी हैं। अब कुंभ क्षेत्र में कुंभ का प्रबंधन करता है उत्तराखंड, कुंभ पे पैसा खर्च करता है उत्तराखंड, लेकिन कुंभ क्षेत्र का, हरिद्वार का पूरा वो जो क्षेत्र है उसका मालिकाना उत्तर प्रदेश के पास है, राजस्व उत्तर प्रदेश को मिलता है, लेकिन खर्चा हम करते हैं। इसी प्रकार आप अगर देखें तो टेहरी डैम प्रोजेक्ट में बिजली जो बनती है, उस बिजली के या जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 75-25 के रेशियो में बंटवारा हुआ आय का, लेकिन उत्तराखंड को एक पैसा भी आय नहीं मिलती। उत्तराखंड की सरकार हरीश रावत के समय कुछ मामलों को लेकर कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या मजाक है। तो उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सरकार को वो पूरा का पूरा 2000 करोड़ का राजस्व मिलना चाहिए और उन्होंने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद भी आज 7 साल हो गए, वो आदेश क्रियान्वयन नहीं हुआ।
सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड मूल के हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के अधिकारों को देने में न तो रुचि दिखाई और न कोशिश करी। शायद इसलिए भी कि 80 लोकसभा सीटों पे 5 लोकसभा सीटें कमज़ोर नज़र आती हैं, उनकी कोई औकात नज़र नहीं आती। इसी प्रकार के सारे प्रावधान जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। दूसरी बात है जो अभी विजेंद्र जी ने कहा, पलायन की दृष्टि से भी आज स्थिति ये है कि पहाड़ का पलायन पहले से ज़्यादा बढ़ा। अपना राज्य बनने के बाद भी सरकारों की ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनी कि लोग रिवर्स की तो बात इन्होंने शुरू करी कि रिवर्स पलायन होगा, रिवर्स पलायन के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स हुआ नहीं। उल्टा पलायन की गति पहले से अधिक तेज हो गई। वो आज पलायन के कारण भी बदल गए, कुछ और नए कारण जुड़ गए। पहले पलायन इसलिए था कि वहाँ विकास नहीं था, रोजगार नहीं थी, उपेक्षा थी, इसलिए पलायन थी। आज इसलिए हो गया कि वहाँ खेती नहीं हो सकती, खेती में बंदर सुअर जानवरों से खेती नष्ट हो रही है, खेती पर नियंत्रण नहीं है। रोजगार की दृष्टि से सरकार के पास जितने स्वीकृत पद थे उनमें से भी बहुत संख्या में पद खाली पड़े हैं और केंद्र सरकार की जो वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर दूसरे प्रदेशों के लोग उसमें हावी रहते हैं, इसलिए भी एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि विकास के नाम पर विनाशकारी योजनाएं जो बनी, चाहे वो बांधों की बात करो, चाहे अब रोड की बात करो, उससे जो है जो फर्टाइल लैंड था, जो उपजाऊ ज़मीन थी पहाड़ की, वो उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई। और निश्चित तौर पे जैसे रिवर बेड के आसपास सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है, लेकिन जितने भी रिवर एरिया है, रिवर बेड के एरिया है, वहाँ पे सरकार ने परियोजनाओं के नाम पर ज़मीन अधिग्रहित कर ली, तो वहाँ भी खेती बंद हो गई। और एक समय में मतलब आज से मुश्किल से 10 साल पहले तक हम ये कहें, बचपन से हमारे हर साल जो है गांव से घी आता था, गांव से दाल आती थी, गांव से खाद्य सामग्री आती थी। और आज ये स्थिति ये है कि गांव में हम जब जाते हैं तो बाज़ार से ख़रीद के लाना पड़ता है, या दिल्ली से हम लेके जाते हैं, दाल से लेकर अनाज तक के लिए बाहर बाज़ार का मुंह देखना पड़ता है। अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी वहाँ अनाज नहीं हो रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पलायन की दृष्टि से है। तीसरी बात जो बजट की बात है, आज जो है दिल्ली जैसे शहर में, जबकि दिल्ली सरकार के अलावा MCD भी है, NDMC भी है, दिल्ली कैंटोनमेंट भी है, CPWD भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर है। लेकिन जो एक सामरिक क्षेत्र है, जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसका बजट आज 25 साल बाद 1 लाख करोड़ पहुंच पाया। और उस बजट में भी एक सबसे बड़ा जो चिंतन करने की आवश्यकता है कि बजट का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो 75% मैदान के 3 जिलों पर केंद्रित है। जितने भी 2 बार बिजनेस समिट हुए वहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकारों ने करा, और जो व्यवसायी गए उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में पैसा लगाने की मंशा जाहिर करी। लेकिन जब ज़मीन पर उतरने की बात आई तो केवल उन्होंने मैदानी क्षेत्र में ही व्यापार उद्योग लगाने की बात करी। उत्तराखंड में कोई उद्योग नहीं लगा और 25% केवल जो है वो पैसा आया या वो व्यवसाय आए, और वो भी केवल मैदानी क्षेत्र तक सीमित रहे। वो भी एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कारण ये है कि उत्तराखंड की सरकारों ने, तिवारी जी के समय से सरकारों ने इंडस्ट्री लगाने के लिए छूट और काफ़ी व्यवस्थाएं दी। उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पे कि छूट दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी सस्ते दामों पर, बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड सरकार की कमी ये है कि ये छूट केवल पहाड़ी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए थी, जबकि ये छूट पूरे उत्तराखंड में दे दी गई। तो जो मैदानी क्षेत्र पहले से ही उद्योग केंद्रित थे उनको छूट मिलने से ज़्यादा लाभांश हुआ और वहीं पर व्यापार बढ़ा, वहीं पर उद्योग बढ़े, और पहाड़ में इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि पिछड़ा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ये छूट मिलनी चाहिए थी, ये नहीं हुई। इस प्रकार दुर्भाग्य ये भी मैं मान सकता हूँ कि हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन के जो हमारे साथी थे वो बस आंदोलन या अपना राज्य बन जाए ये उनका ध्येय था। लेकिन जब सरकारें बन गई तो हमें इसी बात पर तसल्ली थी कि अपना राज्य बन गया, अब जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 25 सालों में 10 मुख्यमंत्री बने, लेकिन आंदोलन केंद्रित या आंदोलन में संघर्ष करने वाले, घुटने तोड़वाने वाले, लाठी खाने वाले, उनको नेतृत्व नहीं मिला। और उसके कारण ये हुआ कि जो चीज़ सोची गई थी राज्य बनाने के बाद वो नहीं हुई।
उत्तराखंड का जो नारा था, देव सिंह जी बैठे हैं, विजेंद्र जी बैठे हैं, आंदोलन के टाइम पर हम पानी और जवानी हमारे पास है, इसका गर्व करते थे और ये हमारे लिए बड़ा नारा था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि लैंसडाउन हो या नैनीताल रानीखेत हो, जो भर्ती हो रही है वो बंद हो गई है, और अगर हो भी रही है तो वो 4 साल की अग्निवीर हो रही है। जिस उत्तराखंड ने लाखों फौजी पैदा करे, जिस उत्तराखंड ने देश के लिए सैकड़ों हज़ारों लोगों की कुर्बानी हुई, विक्टोरिया क्रॉस तक जीते, उस उत्तराखंड के लोग आज फौज में भी जाने की स्थिति में नहीं है। आज जवानी भी हमारी तड़प रही है, और जहाँ तक पानी है तो पानी पर सारा कंट्रोल केंद्र सरकार का है। गंगा बेसिन बना दिया गया, पानी के अपने नहर के लिए भी अगर पानी नहर बनवानी है तो उसके लिए भी अनुमति लेनी है। पानी से बिजली बन रही है, वो भी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। तो हमारी न पानी हमारी रहा, न जवानी हमारी रही, और अलग राज्य बनने के बाद स्थिति पहले से भी हमारी खराब हुई है। कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है। ये इस चर्चा का लबल ये है कि उत्तराखंड की जिन जन आकांक्षाओं को लेकर राज्य गठन का आंदोलन किया था, लोगों ने शहादत दी थी, वो कोसों दूर है। विजेंद्र जी, आपने तो हिमाचल और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड सब जगह जब करीब से देखा, इसका समाधान क्या है? क्या चुनावी राजनीति इस चीज़ का समाधान है, या जनता को भी इसके लिए आगे आना हो? देखिए, जनता को जागरूक तो होना ही पड़ेगा, बिना इससे कोई चारा नहीं है। हिमाचल में मैंने देखा है कि हिमाचल के हर नेता का, जो अपर हिमाचल में रहता है, उसके अपने बाग हैं। वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, IAS होल्डर, उनके अपने बाग हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद डॉक्टर परमार ने रखी थी। उनको विशेष सुविधाएं दी जो अपने गांव में बाग लगाएगा। लेकिन उत्तराखंड में जिसका घर भी खंडर है और खेत बंजर है, सबसे बड़ा नेता वो आप देख लीजिए, गिन लीजिए आप। जो बागवानी मंत्री वहाँ का, जो हिमाचल के बागवानी मंत्री रहे हैं, उनके अपने बाग रहे हैं, अपने बाग में काम करते हैं। उत्तराखंड के जितने भी बागवानी मंत्री हैं, उनके पास अगर गमले में भी उनको पहचाना जाए कि पेड़ किस चीज़ है, उनको वो पहचान नहीं है। कम से कम उन लोगों को, ये बड़ा दुर्भाग्य। और सबसे पहले अगर एक मंत्री, एक विधायक, हम कहते हैं तुम औरों का काम मत करो यार, अपने घर को बना लो, अपने घर में बगीचा लगा दो, अपने घर का आबाद करो। कम से कम एक मंत्री का घर आबाद होगा तो पूरा जहाँ लोग वहाँ जाएंगे, जो कर्मचारी है वो भी जाएंगे। वो सबसे पहले देहरादून हल्द्वानी बस जाते हैं, तो वहाँ जाएगा कौन? अधिकारी भी नीचे बचा। तो ये जो मूल अंतर है, ये हिमाचल और यहाँ में ये है। आज हिमाचल के लोग हमारे यहाँ लीज पे ज़मीनें ले रहे हैं, वहाँ बाग लगा रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ है ही नहीं। हम कहते हैं आप हॉर्टिकल्चर मिशन है, एक एप्पल मिशन आया है जिसमें 500 करोड़ रुपया सब्सिडी का दिया। आपने लिया, आप ट्रेनिंग है ही नहीं, अगले साल उनके बगीचे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग उनको दी नहीं। तो हमें कह रहे हैं कि जिनको आप बागवानी की बात करते हैं उनको ट्रेनिंग भी साथ दीजिए ना। लेकिन उसमें क्या है कि अगर ट्रेनिंग देंगे तो लोग ज़मीन पे काम करेंगे, ज़मीन पे काम करेंगे तो करप्शन में 50-50 नहीं होगा। जब ज़मीन में काम ही नहीं होगा तभी तो 50-50 होगा। तो ये करप्शन का मूल है कि वहाँ के लोगों को न ट्रेनिंग दो, न टेक्नोलॉजी दो, ऐसे ही चलने दो, और सारा पैसा जो जाता है सबसे वो वापस आ जाता है। ये करप्शन का वो है। मंगाई जी, विजेंद्र जी जो कह रहे हैं, आखिर उत्तराखंड की समस्या का समाधान क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ उत्तराखंड की समस्या का सबसे पहला समाधान है स्वाधिकार। आज क्या है, हमारे यहाँ दिल्ली में जो बोर्ड लगते हैं वो 4 भाषाओं में लगते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। उत्तराखंड के आप सरकारी ऑफिस चले जाओ, सरकारी बोर्ड चले जाओ, सरकारी कहीं भी व्यवस्था में चले जाओ, आपको उत्तराखंड की अपनी भाषाओं में कोई बोर्ड नहीं नजर आएंगे। तो अपनी भाषा हमने छोड़ी। जैसे विजेंद्र जी ने कहा कि स्कूलों में न तो भाषा, न अपनी कृषि की प्रधानता जो हमारी है उसके बारे में, न अपने उत्तराखंड के जो स्वाधिकार हैं या स्वत्व है उसके बारे में कहीं बात होती है। केवल हम जो है दिल्ली के और देश के जो है वो बन गए, दर्शक बन गए कि वहाँ वो जो कर रहे हैं वही हम करेंगे, हम अपना कुछ नहीं करेंगे। उद्योग की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से सारे राज्यों में, आप देश के जितने राज्य ले लो, हर एक राज्य में स्टेट के लिए, डोमिसाइल के लिए, रोजगार में कोई 50%। लड़ाई इस बात पर होती है कि 80% कर दिया, 70% कर दिया, जबकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होता। वो कोर्ट में लड़ते हैं अपने लोगों के लिए। और हमारे उत्तराखंड में स्थिति ये है कि उत्तराखंड राज्य से बनने से पहले हिल कैडर था,
जिसमें 6 से 7% जो है हिल कैडर के लोग आते ही आते थे और बाकी जो जनरल में आ जाते थे वो तो अलग थे। लेकिन आज हिल कैडर ख़त्म हो गया और दूसरा कोई कैडर ही नहीं है जिससे उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले। एजुकेशन में या काम में या हर चीज़ में उत्तराखंड के लोग पारंगत हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का स्वत्व उसमें शामिल ही नहीं है। बाहर से जैसे बताया कि हिमाचल से जा रहे हैं, दूसरी जगह से जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना, पहली सरकार से लेकर बाद तक जो अपना भू कानून या अपने भूमि की रक्षा करने की कोशिश ही नहीं करी। परमार हिमाचल में बने थे तो उन्होंने हिमाचल के लिए एक नियम बनाया था। एक तो ये सख्त भू कानून बनाए और दूसरा ये बनाया कि किसी को इंडस्ट्री भी लगानी है तो उसको स्थानीय हिमाचली को उसमें पार्टनर बनाना पड़ेगा, हिस्सेदार बनाना पड़ेगा और लेबर और काम करने वाले सारे हिमाचल के होंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 371 लागू है। अभी ये 370 जम्मू कश्मीर से हटा है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी यही लागू था कि न वहाँ भूमि ले सकते हो आप बाहर के आदमी, और भूमि और सारी चीज़ों का अधिकार राज्य के लोगों के पास था। पूरे नॉर्थ ईस्ट के पास 371 है। ए से लेकर जेड तक हर एक में ये अधिकार उनके स्टेट के पास है। भूमि बेच नहीं सकते। और दूसरी बात कि वहाँ पर अगर किसी को उद्योग लगाने के लेना है तो उसे रेंटल लेनी पड़ेगी, उनके लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड में तो जो आओ लूटो और जाओ वाली स्थिति रही, उसके चलते आज उत्तराखंड का स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और उत्तराखंड में भी देखिए क्या है कि जो उत्तराखंड हमें दिखता है क्या कहते हैं आर्थिक रूप से ठीक होता हुआ, थोड़ा सा बजटरी प्रोविज़न होते हुए, वो ये है कि आज पर कैपिटा इनकम भी अगर हम देखें तो हिल जो मैदानी स्टेट है उसके मुकाबले हिल स्टेट्स की में रहने वाले लोगों की 1/3 है। ज़्यादातर लोग ये भी सही बात कही कि जनता का भी मानसिकता देखो क्या है कि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में शराब ने बर्बाद किया है। और ख़ासकर पुरुष को, जितने शराब विरोधी आंदोलन वहाँ हो रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं। शराब की दुकान आप अप्लाई करो, 15 दिन के अंदर दुकान का लाइसेंस मिल जाता है, 15 दिन के अंदर दुकान खुल जाती है। लेकिन अगर आप अपनी यहाँ गली बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या कोई भूमि में सामाजिक क्षेत्र सामुदायिक काम कार्य करने के लिए अप्लाई करो तो सालों तक न तो उसका बजट मिलता है न उसका काम होता है। तो ये जब शराब आसान है और विकास मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में हम अपने को बचाएंगे कहाँ से? तो इसलिए सबसे पहले तो अपने को बचाने के लिए अपने अधिकार लें। उत्तर प्रदेश के पास, केंद्र सरकार के पास जितने भी अधिकार आज उत्तराखंड के हैं, अब बहुत देर हो गई, 25 साल हो गया, अब तो हमें मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिले तो जो उत्तराखंड की परिधि में आता है उत्तराखंड को बलपूर्वक सही अधिकारपूर्वक उसको अपना स्थान अपने पास ले लेना चाहिए और उस पर अपने काम करने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास भूमि आपकी गिरवी होगी एक तरह से, या मान लो आपकी सिंचाई पर आप कुंभ का कार्यक्रम करो, आप उधम सिंह नगर में खेल का कार्यक्रम करो, उत्तर प्रदेश से परमिशन ले रहे हो, उत्तर प्रदेश को रेंटल दे रहे हो, ये क्या तरीका है? ये तरीका चल नहीं सकता। और अगर उधम सिंह नगर को ये उत्तराखंड की भूमि और राजस्व के बहुत सारे अधिकार उत्तर प्रदेश के पास हैं, तो जब एक संयुक्त था तो उत्तराखंड को भी तो उत्तर प्रदेश के उन अधिकारों में से हिस्सा मिलना चाहिए था। ये आज तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला और उत्तराखंड की स्थिति हास्यास्पद रही। एक उदाहरण देख के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अलकनंदा होटल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा कि एक होटल के लिए क्या मजाक है कि उत्तराखंड की ज़मीन पे होटल है और उत्तर प्रदेश उसको अधिकार किए हुए है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। इट इज़ मॉकरी। तो उसके बाद फटकार लगाने के बाद उत्तराखंड को उस अलकनंदा होटल का वो तो मिल गया अधिकार, लेकिन बदले में उत्तर प्रदेश ने एक तो अलकनंदा के साथ ज़मीन और होटल का वो मुफ्त ले लिया कि उसके बदले हमको दूसरा दो। दूसरा जो है बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धामों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल के लिए अपने गेस्ट हाउसेस के लिए जगह ले ली। तो आप जो है एक तरह से कमज़ोर साबित हुए, प्रशासन कमज़ोर साबित हुआ। ये मैं मान सकता हूँ कि प्रशासन के पास अनुभव नहीं था, शायद इनोवेशन भी नहीं था, शायद क्रिएटिविटी भी नहीं थी, लेकिन अपने अधिकारों को रक्षा करने के लिए तो पहाड़ के लोग, पहाड़ के फौजी, पहाड़ का आदमी आदिकाल से मजबूत माना जाता है। जिस पहाड़ में मुग़ल मुसलमान कभी कब्जा नहीं कर सके, अधिकार नहीं कर सके, वहाँ जहाँ नकट्टी रानी जैसी हुई है जो बल और शक्ति की प्रतीक रही है, वो अधिकार उत्तराखंड आज अधिकार के मामले में खुश साबित हो रहा है।
और आज इतनी कमज़ोर स्थिति में साबित हो रहा है कि उत्तराखंड के लोगों का, और ठीक कहा, पलायन के चलते एक समय ऐसा आएगा कि पहाड़ में बाहर के लोग रेंट पे लेकर या लीज पे लेकर तो कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन पहाड़ का अपना आदमी उस पहाड़ से बाहर होगा और एक बार फिर हम ब्रिटिश राज की तरह या मुगल पुराने तौर की तरह एक तरह से कर्जाई बन जाएंगे, एक तरह से गुलाम बन के रह जाएंगे, जैसे गोरखों के समय में रह गए थे। ये जो चर्चा है, चर्चा में बहुत बेहतरीन रही कि इसका लबो-लबाव ये रहा कि उत्तराखंड को इस प्रकार का नेतृत्व देंगे, परमार की तरह दूरदर्शी हो, अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं और दूसरी जनता को अपने स्वाभिमान को जागृत करना पड़ेगा। वहाँ पे भू कानून से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को सज़ा देने के लिए काम। सबसे शर्मनाक बात रही है कि मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य खलनायक को जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण दिया तो उत्तराखंड की पूरी सरकार, जो उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति के गौरव की ध्वजवाहक बनती है, और वहाँ की जनता में इस प्रकार की स्तब्धता रही, एक प्रकार से मौन रहा। ये एक जिंदा समाज को शोभा नहीं देता। आने वाले समय में लोगों को अपने आत्मसम्मान के साथ उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए लड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।